नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर खासी पहचान मिली और लोगों को इस सुविधा से फायदा भी हुआ। उस समय की केजरीवाल सरकार ने भी इसका खूब प्रचार किया और ये उनकी फ्लैगशिप स्कीम बन गई। उसके बाद चुनावों में बीजेपी ने आरोग्य मंदिर बनाने का वादा किया और जब रेखा गुप्ता सरकार बनी तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर मोहल्ला क्लिनिकों को हटाकर आरोग्य मंदिर को तैयार करवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन आरोग्य मंदिरों को गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया था, क्या वे उन दावों पर खरे उतरे हैं? न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में इसी पर पड़ताल की गई। आइए देखते हैं आरोग्य मंदिरों की पड़ताल करते हुए हमारी ये खास रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। जम्मू में स्कूली बच्चे अपने टीचर और पुलिस विभाग के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप जम्मू के चनीरामा इलाके से देख सकते हैं किस तरह से स्कूली बच्चे जो है इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे हम जानेंगे क्या पूरा मामला है, किन कारण से वो आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या कारण रहा जो आप सड़कों पर। हमारे भाइयों को मारा गया है बिना किसी गलती के। वो स्कूल में पढ़ने आते हैं और ये ड्रग्स का इल्जाम लगा रहे हैं उनपे। कुछ बात भी नहीं थी, फिर भी किरण मैम और इरफान सर ने पुलिस बुलाई और उनको पुलिस उठा के लेके गई। सबको बहुत मारा हुआ है, बहुत लगी हुई है उनको। कितने बच्चे हैं जिनको पुलिस ने मारा? शायद से 11 बच्चे। 11 बच्चे हैं। तो क्या मांग करते हो आप? हम यही चाहते हैं कि इरफान सर और किरण मैम वो दे दे, रिजाइन दे दे। साफ तौर पर आपने देखा कि स्कूली बच्चे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल के टीचर हैं और जो पुलिस के कर्मचारी हैं जिन्होंने बच्चों को मारा है उनके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। उसको लेकर जो है लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो है सड़कों पर उतरे हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या पूरा मामला होगा? सर कुछ भी नहीं चाहिए, बेनजायज बच्चों को मारा गया था, वही हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे बच्चों के। हाँ जी, हमारे बच्चे, मेरी बहन के बच्चे सर। तो कितनी लगी है आपके बच्चों? बच्चों को काफी ज्यादा लगी थी सर। आज 4 दिन हो गए बच्चों को, मतलब बालों से पकड़ के दीवारों के साथ मारा था। में चले गए थे, डिप्रेशन में थे मेरे हमारे बच्चे। उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया बच्चे ने, आज भी भूखे इधर बैठे ही हुए हैं सुबह से। तो ये आप बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बच्चों ने ये किया वो किया। अगर इनके पास सबूत है तो दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हम जब लेके गए इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्म नहीं किया। हमें तो पुलिस स्टेशन से फोन किया गया 12 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर गए 12 बजे फोन किया कि आपके बच्चे पुलिस स्टेशन है। तो हमें यही पूछना है कि हमारे बच्चों की गलती क्या थी। क्या डिमांड अब आप करते हैं? हम चाहते हैं कि जस्टिस मिले हमारे स्कूल के बच्चों को, जो हमारे भाई है, फ्रेंड्स है, उन सबको जस्टिस मिले, जिसके लिए वो यहाँ पर धूप से सुबह से लगे हुए हैं। बस यही हमारी डिमांड है। कितने बच्चे थे जिनको? 11 बच्चे जिनको मार पड़ी गई है, वो पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। स्कूल में भी मारा था उनको और वहां जाके उनको हाथ पे मारा गया है, तो ये बहुत गलत बात थी। जो टीचर और पुलिसकर्मी दोषी हैं जिन्होंने बच्चों को मारा है उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सूद। हम इस समय मौजूद हैं और यह जनपद के ग्राम जफनपुर में बारिश होने से यहाँ पूरे गांव में पानी भर गया है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं ये कब से पानी भरा है और कहाँ तक गांव में पानी भरा है। पानी ये बरसात का जो हुआ है ये सबसे ज्यादा भरा है और इतना पानी भरा है न तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। और इसका कारण ये है कि जल निकास की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और कई बार उच्च अधिकारियों की शिकायत भी की, जैसे डीएम साहब और भी अधिकारी सीडीओ साहब, कई लोगों को बताया, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सबसे पहले रोड यहाँ पे जो पहले अधूरी बनी हुई है, अधूरी पड़ी है काफी दिनों, 10 महीने से अधूरी पड़ी है। कई बार एप्लीकेशन दिए लिखने के, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ये हमारे साथ में ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। जो सरकारी स्कूल है उसमें भी पानी भरा हुआ है। और भी हमारे साथ में ग्रामीण मौजूद है। ये यहाँ पे कब से पानी भरा हुआ है? पहले से भरा हुआ है, पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। तो बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जाएंगे, स्कूल बंद है। ये हमारे साथ में ग्रामीण थे और भी ग्रामीण है। ये भी और भी ग्रामीण है। कुछ नहीं है हमारे पास, ना तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। नहीं, कब से पानी भरा हुआ है? एक हफ्ते से। अच्छा, कोई अधिकारी आया यहाँ? कोई नहीं आया। कहीं शिकायत की आपने? हमने शिकायत किया, चलती नहीं शिकायत, रिश्वत चलती है यहाँ तो। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं, हम पूछते हैं। ये शिकायत चलती है, रिश्वत चलती है सर। पूरे गाँव में पानी भरा हुआ है। पानी आप देखिए, उधर दिखाइएगा, दिखाइए आप। हमारे यहाँ तो हमारा पूरा घर बह गया, हमारे बच्चे रह गए। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इतना पानी भरता है। हमारे घर पे इतना पानी भरा, हम आप चड्डे में घूम रहे हैं। ये हमारे साथ में ग्रामीण थे जिन्होंने बताया कि पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। जो बच्चे स्कूल हैं, बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं वो निकल के आ रहे हैं, किस तरीके से लोग निकल रहे हैं। जो घर
घर में घरों में भी पानी भरा हुआ है, स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ शिवम पाल, न्यूज इंडिया हो रही है। लगातार भारी बारिश के कारण बिजनौर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार हरिद्वार से गंगा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण काफ़ी तेज पानी बिजनौर में देखने को मिल रहा है। अब गंगा नदी के उफान पर आने से स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त बिजनौर गंगा बैराज और रावली तटबंध पर है, जहां पिछले साल 40 करोड़ की लागत से एक बांध का निर्माण कराया गया था और अब ये बांध लगातार गंगा की तेज धारा से जगह जगह से क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गया है। इसको रोकने के लिए ये इस तरह से पेड़, लकड़ी और इनके बीच में अन्य मटेरियल भरकर डाला जा रहा है ताकि बांध को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। करीब 40 करोड़ की लागत से इस बांध का निर्माण किया गया था। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना आया था और गंगा नदी ने कटान किया था, तब ये पूरा रफ्ता टूटकर बह गया था और इस कारण लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग प्रभावित थे। वहीं मेरठ पौड़ी हाईवे को भी आवागमन रोकना पड़ा था और इसके तुरंत बाद ही सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए थे ताकि इस साल ग्रामीणों को परेशानी ना हो, बाढ़ के कारण, गंगा नदी के पानी के कारण परेशानी ना हो। अगर बात करें प्रशासन की, तो डीएम ने तुरंत ही दरार मिलने की सूचना पर मौके का मुआयना किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण दिया। इसके चलते अब लगातार 24 घंटे इस तटबंध पर काम चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार निगरानी करते हुए यहाँ काम कर रहे हैं ताकि आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। राजकुमार, न्यूज़ इंडिया, बिजनौर। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी लोकप्रिय बिहार में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ देर रात कल माँ और बेटे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल खोड़ा इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही सूर्या हत्याकांड की घटना को अभी थमा नहीं था और ये दूसरी घटना जो है वो सामने निकल कर आई है। दरअसल राजा अंसारी, जो कि बिहार राज्य के अररिया जिले से रहने वाला, कई सालों से अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करता था और यहाँ के पास में ही दिल्ली स्थित गाजीपुर मुर्गा मंडी में वो मुनीम का काम किया करता था। हालांकि पत्नी से घरेलू विवाद के बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये वही बिल्डिंग है, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वही बिल्डिंग है, इसके सबसे 5वीं मंजिल पर उसका पूरा परिवार, वो अपने परिवार के साथ रहता था। ये पूरी गली है, आप देख सकते हैं। इस पूरी घटना से इलाके में बिल्कुल यहाँ खौफ का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और फिलहाल मौके पर ही गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने राजा अंसारी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना भय का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। खोड़ा में आपराधिक गतिविधि कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और खोड़ा को कहीं ना कहीं अब आपराधिक की नजर से, दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ क्या पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, कौन किराएदार कितने दिनों से रह रहा है और किस मकसद से रह रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल भी उठता है। हालांकि जो आरोपी राजा अंसारी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सभी पहलुओं पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है? कुछ यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे सीधा बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद जी, यहाँ जो वारदात हुई है, एक घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें एक बेटी को जान गंवानी पड़ी, एक माँ को जान गंवानी पड़ी, तीसरी जो बेटी थी दूसरी वो भाग के अपनी जान बचाई। हालांकि वो भी घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। क्या कहेंगे इस पूरी घटना? गलत बात है, बहुत गलत हुआ। कोई भी है, अब गलत का गलत ही है। गलती का गलती। क्या व्यवहार हुआ करता था, किस तरीके से वो आस पड़ोस में नए लोग आ रहे हैं, नए बस रहे हैं, कोई पता नहीं लगती है लोगों की। तो इनकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जो इंक्वायरी करके रखना चाहिए। इनके जो पीछे से आधार कार्ड वो है उनका सबूत से रहना चाहिए जी। चाहे फ्लैट वाला है, चाहे किराएदार है, कोई भी है, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। आपका अपना घर है यहाँ? जी जी। तो अभी जो ये पूरी घटना हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है राजा अंसारी को। किस तरीके से आप इस घटिया सोच को देखते हैं? क्योंकि ये एक है, ये गलत तो गलत ही है, ये तो गलत काम है, तो गलत है। सही गिरफ्तार करा। पति पत्नी के विवाद में अपनी बेटियों को भी उसने नहीं छोड़ा। नहीं, गलत है।
देखिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है, यहाँ तमाम जो आवाम है यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी और सभी के चेहरों पर एक खौफनाक जो मंजर है वो उसकी एक झलक जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर फिलहाल वो खौफ में लोग रह रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी चाकूबाजी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ सुरक्षा से वांछित लोग जो है बिना वेरिफिकेशन के यहाँ पर बड़े आसानी से उनको रूम दे दिया जाता है। कुछ लोग और मौजूद है जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मुस्लिम मलिक नाम है, मैं जानता नहीं। ये पूरी घटना हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? आप कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, अभी आया हूँ सुनकर। देखिए, ये सज्जन है, ये यहीं रहते हैं, मगर इनको इस विषय में किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर उनको मर्डर हो गया। एक माँ ने जान गंवा दी, एक बेटी ने जान गंवा दी, दूसरी बेटी इलाज चल रहा है, वो भी घायल है, मगर ये पड़ोसी होने के नाते यहाँ की जो लोग हैं, ये जो सज्जन लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता इस विषय में और ये इन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी। आपको ये भी जानकारी नहीं है कि आपके बगल में कोई मर्डर हुआ है? अभी सुनकर अभी आया हूँ बस। कहाँ रहते हैं आप? पीछे गली में। क्या सुना आपने? किसी लेडीज का मर्डर हो गया बस। देखिए, ये पूरी घटना हुई है, पुलिस और तमाम यहाँ के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, यहाँ एक माँ और बेटी की हत्या कर दी गई चाकुओं से गोदकर। क्या यहाँ सिर्फ चाकूबाजी की जाती है? खोड़ा इसी नाम से जाना जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अभी आ रहे हैं, हम तो पीछे ही रहते हैं यहाँ पे, हमें बिल्कुल पता ही नहीं, हम तो इधर जा रहे थे। इस घटना जो घटना हुई है, पूरी घटना हुई है, इसके पीछे क्या सजा मिलनी चाहिए राजा अंसारी? सजा क्या, फांसी होनी चाहिए, कोई भी हो, फांसी हो, कोई भी हो, इसमें फांसी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घिनौनी अपराध जो है वो किया गया है। आरोपी राजा अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोगों का कहना है कि उसे सख्त से सख्त दंड का जो प्रावधान है उसके आधार पर उसको फांसी की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हरिद्वार और नौराना बांध की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर में से निकलने वाली गंगा नदी का जल स्तर जो है वो चेतावनी बिंदु के ऊपर है। वही अगर बात की जाए पूरी तरीके से कानपुर में गंगा का जो जल स्तर है उसके जो निचले इलाके हैं, शुक्लागंज हो, फतेहपुर हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, लगातार वहाँ का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। वही अगर बात की जाए तो गंगा के निचले स्थान जो है वहाँ पर जो अस्थायी जो 36 चौकियां बनाई गई हैं कानपुर जिला प्रशासन द्वारा, वही अगर बात करें जाए जल पुलिस की बात की, लगातार गश्ती की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों में उनको पहुंचा दिया जाए। पर अगर बात की जाए गंगा की जो सहायक नदी कानपुर से निकलने वाली पांडव नदी की बात करी जाए तो पांडव नदी के आवासीय इलाके चाहे टोपे नगर, गुजैनी, बर्राहाट, मर्दनपुर, मेहरबान सिंहपुरवा, लगातार ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से जो है बाढ़ पीड़ित हो रहे हैं। वही अगर बात किया जाए पांडव नदी के किनारे जो बर्राहाट के रहे जो बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से जो अपने कैमरा से रह सके दिखाए कि जो ये मकान बने हुए हैं, नदी किनारे बने हुए हैं, इनमें जो 100 परिवार जो हैं ऐसे परिवार हैं जिन्होंने जो घर में ताला डाल के चले गए हैं और उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जलमग्न है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कानपुर से जो पांडव नदी होते हुए और फतेहपुर होते हुए और जैसे जाते गंगा मिलने के बाद अगर करी जाए तो पांडव नदी के निचले इलाकों में जो है पानी का जो है वो बढ़ते जा रहा है। कैमरा पर्सन उपेंद्र साना, कानपुर। त्योहारों से पहले चीनी के दामों ने उछाल मारा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए एक दुकानदार है मेरे साथ। चीनी के दाम लगा एक साथ बढ़े हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, चीनी के दाम एक बढ़ने का कारण ये भी रहा है, अभी त्योहार बीच में आ गए, अभी रक्षाबंधन आएगा और दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, इन सब चीज़ों की वजह से भी चीनी के दाम थोड़े बढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत लोगों ने कुछ स्टॉक कर लिया हुआ, इस वजह से भी थोड़ा बहुत बढ़ सकती है। पहले जो कस्टमर आते थे, अब पहले चीनी क्या रेट थी और अब चीनी क्या रेट है? जब पहले कस्टमर आते थे वो चीनी आराम से लेके जाते थे, लेकिन अब क्या कुछ सवाल जवाब आपसे कर रहे हैं कस्टमर? कुछ करते भी हैं भाई। एकदम पहले चीनी 45-46 रुपये थी, आज एकदम 65 रुपये कर दी। तो कस्टमर को तो ये लगता है कि जो कुछ कर रहा है छोटा दुकानदार ही कर रहा है कि 65 रुपये एकदम चीनी कर दिया आपने। भाई हमने नहीं कर दी है, बाजार में से अगर 63 रुपये या 64 रुपये आएगी तो ही तो हम 65 रुपये किलो बेचेंगे उसको। तो चीनी तेज तो हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चीनी के साथ साथ और क्या महंगा हुआ है? अभी तो कोई ऐसी चीज़, रिफाइंड थोड़ा सा तेज है। हाँ, थोड़ा तेज है रिफाइंड। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में चीनी और महंगी होगी या फिर गिरेगी? मेरे ख्याल तो बहुत बढ़ गई, 15 रुपये किलो बहुत होता है। तो मुझे लगता नहीं कि और आगे जाएगी। अब हो सकता है डाउन ही चली जाए, आगे बढ़ेगी नहीं चीनी अब। तो ऐसे में जो हलवाई हैं, जो मिठाई की दुकानें करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीनी महंगी है तो कहीं ना कहीं जो आइटम है वो महंगे होंगे। हाँ, चीनी से बनी हुई जो चाशनी की, जैसे जलेबी है, इमरती है और आपका ये रसमलाई है, इस तरह की जिसमें चाशनी की आइटम जो बनने वाली है, हो सकता है उनमें 2-4-5% की तेज़ी आ जाए।
बढ़ना 1-2 रुपये चाहिए, 10-15 रुपये यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। हम कह रहे हैं हमें ही जब पीछे से आता हमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे पहले हम बेचते थे 48 रुपये, फिर कुछ दिन बाद हुआ 50 रुपये, आज की डेट में 65 रुपये। कस्टमर बोलते हैं जो इतना रेट है। चीनी का जो टिकट है ना बहुत छोटा है। अमाउंट अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो मान के चलो 45 रुपये किलो वाली बिकने वाली चीज़ अगर 65 रुपये बिक रही है तो सीधा असर पड़ता है इसका कम से कम आप मान लो 20 दूनी 40-45% पे, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी तेजी है। चीनी के रेट तो पूछिए मत, मतलब गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकते अब। मतलब किसी को मतलब चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई आदमी खरीद के तेल हो चाहे मतलब नमक हो जो भी हो, सब कुछ महंगा दुनिया भर के बढ़ गया है। अब क्या कर सकते, मतलब भूखे मर रहे 3 दिन से, मतलब नमक नहीं चाय नहीं पी रहे हैं 4 दिन से, अब क्या कहूँ। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये आम जनता है, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जिस तरीके से चीनी के रेट बढ़े हैं उसका जो सीधा असर है उनके जेब पर पड़ा है। उनको साफ तौर पर कहना ये है कि हम जो घर में जो चीनी के आइटम से कुछ भी बनाते थे अब कहीं ना कहीं उस पर हम रोक लगा रहे हैं, क्योंकि चीनी के दाम जो है लगातार जो है 65 रुपये किलो पर पहुँच गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीनी के जो दाम थे 40 और 50 के बीच में थे, कहीं ना कहीं चीनी के दाम बढ़ने से जो है आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। आम आदमी की थाली में सिर्फ अगर बात की जाए तो इस वक्त जो शक्कर है, जो चीनी है, उसकी मिठास फीकी पड़ती नजर आ रही है। देश भर में चीनी का जो मुद्दा है वो सियासत पे अगर लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त प्रदेश में राजधानी रायपुर में भी एक अनोखा प्रदर्शन है जो कांग्रेस की तरफ से यह अनोखा प्रदर्शन है। उससे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। या तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बकायदा लिफाफे तैयार किए गए हैं, बकायदा लेटर तैयार किया गया, और साथ ही साथ ये जो डिब्बी है, इस डिब्बी में देख सकते हैं आप, इस डिब्बी में चीनी है। जबकि इसी चीनी की सियासत जो की बात की जाए तो अब लोगों के रसोइयों से निकल करके जो की बात की जाए तो राजनीतिक के सियासी मुद्दा बन चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस के बात की जाए तो वरिष्ठ नेता मौजूद है हमारे साथ, विकास उपाध्याय जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम देख पा रहे थे कि यह पूरी तरीके से पैकिंग जारी है, यहाँ पर लिफाफे देख पा रहे हैं, लेटर देख पा रहे हैं। इस पूरे संक्षेप में इस पूरे विषय को बताएंगे। देखिए, देश और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार बनने से पहले जनता से बड़े बड़े वादे किए गए थे, हर चीज का दाम कम होगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और राज्यों में आई है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। शक्कर 40 रुपए से लेके 70 रुपए किलो तक बढ़ने का काम हो गया। भारतीयों का लगातार त्योहार है, अभी रक्षाबंधन है, उसके बाद जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, लगातार त्योहार चलेंगे और ये सब मिठाइयों के त्योहार हैं। हम खुशियां बांटकर इन त्योहारों को मनाते हैं, पूजा अर्चना करके, और इन त्योहारों को फीका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। आज शक्कर के दाम इतने हो गए कि अब उसको किलो में नहीं ले पाएगा, ग्राम में लेंगे, डिब्बी में डालकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए ये यहाँ के मुख्यमंत्री साहब को, यहाँ के डिप्टी सीएम और यहाँ के तमाम 14 मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को मिला के 14 लोगों को भेज रहे हैं। यहाँ के जो 10 सांसद हैं, 3 राज्यसभा के 2 सांसद हैं, उनको हम ये भेज रहे हैं। और खास करके स्मृति ईरानी के लिए तो बड़ा लिफाफा बनाया है कि उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी। शक्कर की निर्यात बंद कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के घर में त्योहारों को भी मनाने के लिए अब बहुत सोचना और समझना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने विरोध स्वरूप आज ये चिट्ठी भी लिखी है और ये चिट्ठी के साथ हम पोस्ट इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को करने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से त्योहारें हैं, आम आदमी खासा परेशान है, ऐसे में ये जो विषय है काफी चिंतित है क्योंकि लोग तो परेशान हैं, इसे लेकर के आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? हर चीज के दाम बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया था, जनता ने उनका विश्वास करके उनकी बहुमत राज्यों में भी दी और केंद्र में भी दी। अब वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, धोखा दिया हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से हर चीज का दाम बढ़ा दिया, कमाई तो बढ़ी नहीं लेकिन खाने पीने की हर चीजों का दाम बढ़ा दिया। हम अपने 30 त्योहार को भी हर्ष और उल्लास के साथ नहीं मना सकते। ये तो मिठाइयों का त्योहार है, ये तो खुशियां बांटने का त्योहार है। अब इस समय भी अगर हर चीज शक्कर का दाम बढ़ गया तो लोग कैसे त्योहार मनाएंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये आज पत्र लिख के ये छोटी डिब्बियों में जो ग्रामों से तौली गई शक्कर है, ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को हम लोग भेज रहे हैं।
देखिए, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अन्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन है, ये साफ तौर पर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन है। सबके हाथों में जो कि बात की जाए तो पत्र हैं, और जो ग्रामों में अगर बात की जाए तो ये डिब्बियाँ हैं, इस तरीके से चीनी जो कि इस पर भर करके ये बीजेपी के जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन्हें भेजा जाएगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो यह मुद्दा अब आम आदमी के रसोइयों से निकल कर के या चीनी का मुद्दा अब राजनीतिक में भी प्रवेश हो चुका है, और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आम आदमी को आखिरकार कब तक के राहत मिलेगा। कैमरा पर्सन मौसम साहू के साथ मैं शंकर, न्यूज़ इंडिया, रायपुर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान 54 रुपया बना दिया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पुराने सहयोगी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने इनका सहयोग किया, इनको राजनीति में आगे बढ़ाया, 54 रुपया बना दिया, लेकिन ये लोग साथ छोड़कर चले गए। ये बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा। अब इस बयान में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती ने इस बयान की निंदा की। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की फितरत रही है और काफ़ी बयान निंदनीय है। इस बयान को लेकर अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। मायावती यही नहीं रुकी, वो अपने पुराने इतिहास को भी दोहराई और उन्होंने उस ट्वीट में उसका जिक्र भी किया। मायावती ने लिखा कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय हमारा गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन स्वार्थ, साथ ही समाजवादी पार्टी की जो अहंकार था उसको लेकर ये जल्दी ही टूट गया। इतना ही नहीं, उसके बाद गेस्ट हाउस कांड भी हुआ। मायावती ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया। लेकिन जब अखिलेश राजनीति में आए तो उसके बाद अखिलेश ने पुरानी बातों पर पर्दा डालते हुए उनको न दोहराने की बात की और उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। फिर भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी बात कही। एक बार फिर मायावती का गठबंधन हुआ अखिलेश यादव से, यानी समाजवादी पार्टी से, और लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद अप्रत्याशित जीत तो नहीं मिली, जिसको देखते हुए एक बार फिर से ये गठबंधन टूट गया। यानी दूसरी बार एक गठबंधन टूटा। फिर मायावती ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ से तोड़ा गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जो वो कहें वो हो, यानी स्वार्थ की राजनीति हो, दबाव की राजनीति हो, जो जातिगत राजनीति चल रही वो राजनीति हो। उसको मायावती ने स्वीकार नहीं किया। अब मायावती का ये ट्वीट सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने पूरे एक एक करके लंबा चौड़ा ट्वीट करके अखिलेश यादव के ऊपर भी हमला बोला, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी हमला बोला। इतना ही नहीं, मायावती ने पीडीए का भी जिक्र किया है उस ट्वीट में। उन्होंने पीडीए के बारे में लिखा कि अब अखिलेश यादव पंडितों पर भी डोरे डाल रहे हैं, यानी उनको भी राजनीतिक तुष्टीकरण का शिकार बनाना चाहते हैं। ये उनकी घबराहट है। मायावती का दावा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और ये ब्राह्मण उनका सहयोग करेंगे। तो जातिगत राजनीति से लेकर जो भी टिप्पणी की गई है, जुबानी जंग जो शुरू हुई है, जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनको अपना देखना चाहिए, वो अपना काम करें, पार्टी जो कर रही है वो करती रहेगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती का जवाब दिया, दो टूक जवाब दिया कि हम तो संबंधों को निभाना जानते हैं, तोड़ना नहीं जानते। हमने संबंधों को निभाया, लेकिन जिनको संबंध अच्छे नहीं लगे उन्होंने संबंध को तोड़ दिया। फिलहाल संबंधों की राजनीति परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। गठबंधन हो रहा है, गठबंधन किसके बीच हो रहा है, कब होगा, कितनी सीटें बटेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जोड़ तोड़ की इस राजनीति में, जातिवाद की इस राजनीति में, जुबानी जंग की इस राजनीति में एक बात तो साफ है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और हर बात पर विवाद छिड़ता नजर आएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सब्जेक्ट के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए।